अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक तो नहीं है? लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं जी, कैफ 1 FAR 1 का। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हमने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है जी। एसेट क्या होता है, फिर इसको जो हम आहिस्ता आहिस्ता ये कॉस्ट जो इनकर करते हैं, एक्सपेंस आउट करते हैं, इसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन की जो एलोकेशन, इनके कॉस्ट की जो एलोकेशन है वो किसी सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए, और वो जो सिस्टमेटिक वे है वो बेसिकली डेप्रिसिएशन मेथड्स कहलाते हैं। डेप्रिसिएशन मेथड्स जो हैं उस पर भी गाइडेंस स्टैंडर्ड की ये है कि मेथड वो सिलेक्ट करो जिससे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और एसेट से आने वाला बेनिफिट, उसका जो पैटर्न है ये सेम रहे, ठीक है। तो हमने स्ट्रेट लाइन मेथड को सीखना शुरू किया था। स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ या कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इनटू रेट भी कर सकते हैं। अगर सवाल के अंदर रेट गिवन हो, लाइफ निकालनी हो, लाइफ गिवन हो, रेट निकालना हो स्ट्रेट लाइन मेथड में सिर्फ, तो ये एक सहूलत भी मुयस्सर है। इंट्रो के अंदर आप एक फार्मूला पढ़ के आते हैं, आपकी किताब में भी लिखा हुआ है, ये बात नहीं, मैं ज़रा वो भी दिखा दूँ आपको। ये हो रहा है लेकिन नज़र नहीं आ रहा, एक मिनट। करें ऐसे, नहीं आ रहा कहाँ गया? आप करते रहे। ये मतलब ये है, मतलब ये है, ये एक फार्मूला आप पढ़ के आए हैं। ये फार्मूला आप तब लगाते हैं जब रेजिडुअल वैल्यू सवाल के अंदर गिवन हो। स्ट्रेट लाइन मेथड में आप क्या कर रहे हैं जी, रेट निकाल रहे हैं लाइफ से, लेकिन मैं ये फार्मूला आपका यूज़ नहीं करवाता। बिल्कुल सही है, करते हैं, आप पढ़ के आए हैं इसलिए इसको किताब में भी लिखा गया है, ठीक है ना। लेकिन ये मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको जी स्टूडेंट नहीं बेटा, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जब पढ़ाऊंगा ना तो तब बताऊंगा कि लैंड और बिल्डिंग की क्या मकसद हो तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जाता है। अगर लैंड एंड बिल्डिंग का वो मकसद जो वहाँ पे पढ़ाना है उस स्टैंडर्ड में, तो जब बोलूँगा अभी चलो बोल देता हूँ, अगर लैंड और बिल्डिंग रेंटल के लिए रखी हुई है तो वो उस स्टैंडर्ड में चली जाती है, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग जो है अगर अगर बिज़नेस के इस्तेमाल में है तो वो पीपीई ही है। बहरहाल ये उस स्टैंडर्ड में जाके इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा, ठीक है। फ़िलहाल तो वैसे ही बस शायद बात मुंह से निकल गई होनी है मेरे, माफ़ भी किया करो, अभी वो स्टैंडर्ड आ गया है, ठीक है, ओके। अच्छा, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि असल में ना स्ट्रेट लाइन मेथड चूँकि अभी आपको करवाया है सिर्फ, तो उसमें मैंने आपको एक याद करवा दी बात, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर लाइफ या इंटू रेट, और हर दफ़ा यही कॉस्ट पकड़नी है हमने, जबकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आपने माइनस रेजिडुअल वैल्यू नहीं करना। तो ये दोनों को डिफरेंस लेकर डिफ्रेंशिएट करके ज़रा चलना है, इसलिए मैं ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं करूँगा। हम सिर्फ एक ही फार्मूला, ये बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है, मैं इसलिए नहीं काट रहा, लेकिन मैं आपको ये पढ़ाऊँगा नहीं, एंड पे जाके शॉर्टकट जब होता है, जैसे इसका भी एक शॉर्टकट है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर भी एक शॉर्टकट है, लेकिन वो शॉर्टकट्स अभी नहीं, अभी कुछ चीज़ें याद करनी है, इसलिए मैं लॉन्ग कट्स से ही चलूँगा, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए बस, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड में आपने रेट से लाइफ निकालनी है या लाइफ से रेट निकालना है तो आप ये सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे, 1 ओवर लाइफ करेंगे तो रेट आ जाएगा, 1 ओवर रेट डेसिमल में करेंगे तो लाइफ आ जाएगी स्ट्रेट लाइन में, ओके, ठीक है। तो इंट्रो वाला गलत नहीं पढ़ा हुआ आपने, लेकिन असल में जब उस तरीके से, अगर उस तरीके से आप रेट निकालें ना, जो फार्मूला अभी मैं काट के आ रहा हूँ, तो फिर आपको इस फार्मूला के अंदर कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू करने की ज़रूरत नहीं होती, फिर कॉस्ट पे ही आप रेट लगा देते हैं, आंसर फिर भी सही आता है। तो ठीक है ना, मैं फिर इस तरफ इसलिए लेकर नहीं जा रहा आपको। जी बिल्कुल, स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा रेट कॉस्ट पे ही लगता है, चाहे साल कौन सा भी हो एसेट की लाइफ का, ठीक है। तो वो तो फिर अब फ़र्क तो यही है ना कि रेजिडुअल वैल्यू अगर गिवन है, ठीक है, तो फिर आपको वो बेसिकली ना सिंपल रख के चल रहे हैं। अगर कॉस्ट माइनस रेजिडुअल करेंगे तो ये रेट गिवन है ना, ठीक है। अगर हमने खुद निकालना है तो फिर 2 तरीके हैं उसके, ठीक है। तो वो जब रेट गिवन होगा तो हम कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू के हिसाब से ही चलेंगे, आप हमेशा ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। इसीलिए तो मैंने उस कन्फ्यूजन से बचाने के लिए आपको कहा कि वो साइड पर ही कर दो, वो समझ लो थोड़ी देर के लिए कि आपने पढ़ा नहीं, एंड पे जाके फिर आपको शॉर्टकट्स जब करवाऊंगा तो वही बता दूंगा, ठीक है। अभी वेरी सिंपल स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो रेजिडुअल वैल्यू माइनस करके ही आपने रेट लगा देना, ठीक है। क्वेश्चंस में आप देखेंगे पास पेपर्स में बड़े सवालों में। अच्छा जी स्टूडेंट, अभी नहीं पढ़ाया,
डेप्रिसिएशन का पैटर्न क्या होगा? बेटा अब जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ना। सम ऑफ ये डिजिट मेथड का वैसे आंसर लाइक रिड्यूसिंग बैलेंस आता है, लेकिन जब उसकी बारी आएगी तब पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल मैंने सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ा है। बाकी रिड्यूसिंग बैलेंस की भी कोई बात की है तो उसको अभी माफ़ कर दो, ठीक है। थोड़ी देर में जब वो, आज तो नहीं, कल भी नहीं, परसों शायद जाकर आएगा, जब हम डिस्पोजल को कर लेंगे। आज मैंने शुरू कराना है डिस्पोजल, तो फिर इंशाल्लाह रिड्यूसिंग बैलेंस आएगा, फिर अपनी बारी पे यूनिट्स आउटपुट मेथड आएगा। मेरी आदत ये है कि जब कोई मेथड इस्तेमाल करना पड़ता है पेपर के अंदर, सवालों के अंदर, तो मैं उस वक्त उसको करवा के फिर उसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह आ जाएगा। भाई आप अगर इस डिस्कशन को पढ़ते जो मैंने आपको सफ़े के अंदर दी हुई है, तो उसके अंदर डेप्रिसिएशन के अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि डेप्रिसिएशन जो है वो कभी भी रुकती नहीं है, अगर वो स्ट्रेट लाइन या रिड्यूसिंग बैलेंस वाली या सम ऑफ ईयर वाली है। सिर्फ एक डेप्रिसिएशन है जो इस्तेमाल ना होने की वजह से रुकती है, तो वो है आउटपुट मेथड डेप्रिसिएशन। तो ये सारी बातें इंशाल्लाह अभी आ रही हैं। सारी बातें चूँकि हुई नहीं है, अभी तो तीसरा लेक्चर है ना, अभी हमने 130 लेक्चर तक भी जाना है और फिर उससे भी आगे जाना है, तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आती रहेंगी, ठीक है। डेप्रिसिएशन मेथड सिर्फ आउटपुट मेथड ऐसा मेथड है कि जब मशीन बंद है तो वो डेप्रिशिएट नहीं हो रही, उसके अलावा कोई ऐसा मेथड नहीं है। एसेट आपका वेला पड़ा रहेगा, डेप्रिशिएट होता रहेगा। आइडल होने की वजह से डेप्रिशिएशन रुकती नहीं है। एसेट जब एक बार अवेलेबल फॉर यूज़ हो गया, डेप्रिशिएशन स्टार्ट हो गई, अब ये डेप्रिशिएशन डेवो है, डेवो नहीं रुक रही। अच्छा ठीक है, चलें आगे। अच्छा जी, तो बात ये हो रही थी कि आपको मैंने एक सवाल छोटा सा करवा दिया था और उसके बाद 3 सवाल 4 सवाल छोटे छोटे होमवर्क में दे दिए थे, ठीक है। तो 14, 15, 16 का सलूशन ज़रा आप लोग चेक कर लें यहाँ से ही देख कर, ठीक है। गुजारा करें, कॉपी कराना मैं भूल गया हूँ। ये 14 का आंसर है, नज़र आ रहा है सबको? नज़र नहीं आ रहा तो इस तरह से देख सकते हैं जी। पहले आप देख लें एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेशन अकाउंट अपना मैच कर लें अपने साथ। कितने बच्चों ने ये होमवर्क नहीं किया हुआ? एक ने नहीं किया, 2 ने नहीं किया। सच्चों के साथ अल्लाह की मदद होती है। हाँ, वो फिर आइंदा से अपने आप को सही भी करते हैं। बस 2 बच्चों ने नहीं किया, बाकी सब ने किया हुआ। 3 हो गए, 4 हो गए, बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। मतलब ऐसे मैं कहता ना कि किस किस ने बिरयानी की प्लेट अभी अभी आएगी, किस किस ने खानी है, तो छत के साथ हाथ लगने थे और बगैर सोचे समझे लगने थे। मतलब आहिस्ता आहिस्ता सोच सोच के। ये सवाल 14, 15, 16 और 18, ये 4 सवाल होमवर्क में दिए थे। किस किस ने 14वां सवाल नहीं किया हुआ? ज़रा ऊंचा हाथ खड़ा करें, नज़र आए ना मुझे? हाँ देखो, 6, 7, 8। हाइब्रिड वाले भी क्लास में ही है मेरी। चले, हाइब्रिड वाले होमवर्क करके आए हैं, शर्म करो, डूब मरो। अच्छा चेक कर ले जल्दी। मसला है? मसला है तो फिर वो मसला यहाँ कहीं होगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन में। ज़रा देखें, कॉपी करा ही लेने थे, वैसे आपस की बात है, जहन से निकल गया, एक सफ़े पे आ जाने थे। जी बेटा। जी, वैसे आप रेट निकाल भी सकते हैं 1/लाइफ करके। ज़रा रेट इजी रहता है, एक लाइन में सारा कुछ आ जाता है। लाइफ में थोड़ा सा तंग हो रहे होते हैं आप, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्टेट में। बल्कि यहाँ पे हुआ भी हुआ, ये देखें, नहीं ये तो एडिशन है, ये देखें 90,000 ओपनिंग एसेट्स थे डिवाइडेड बाय 4। आप 25% से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से डिवाइड कर दें, आंसर सेम होगा। ये 14 ही चल रहा है जी। अगर आप लोगों को ऐसे नज़र आता है ना तो क्या ही बात है। क्लोजिंग एसेट अकाउंट 40,000, 90,000 और 1,50,000। क्लोजिंग देख लेंगे तो नॉर्मली सही होता है। फिर अक्यूमुलेशन अकाउंट का क्लोजिंग, ओपनिंग कुछ भी नहीं था पहले साल में। क्लोजिंग 8750, 28,125 और 58,125। तो ये हर साल जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है यही बढ़ के एक्यूमुलेट हो रहा है ना। तो ये 8750, 19,375 और 30,000 की डेप्रिसिएशन जो है ये आपकी निकली हुई है यहाँ पे। पहले साल सिर्फ एडिशन है, दूसरे साल ओपनिंग और एडिशन है, तीसरे साल भी ओपनिंग और एडिशन है, ये डेप्रिसिएशन आ रही है। बाकी एक्सट्रैक्ट्स तो आपको पता ही है, क्लोजिंग बैलेंसेस को आपने नेट करके बैलेंस शीट में लिखा हो। किस किस का ये सवाल का ये जवाब सही नहीं था? गलती हुई, गलती बतानी है मुझे, क्या गलतियाँ कर ली? अच्छा, कैलकुलेशन मिस्टेक, वही गलती नहीं है ये, कोई गलती नहीं है। राउंडिंग की, 1000 में किया सवाल, राउंडिंग की, ये गलती नहीं होती बेटा। राउंडिंग का मतलब जब आपने लिख दिया ना,
रुपीज इन थाउजेंड। एक बात आज समझ लो प्लीज, ये सारा सेशन वरना रोते रहूँ आप भी और मैं भी रोता रहूँगा। ये रुपीज इन थाउजेंड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये रुपीज थाउजेंड में नियरेस्ट थाउजेंड में राउंड ऑफ कर दिए गए। मतलब अगर आपका जवाब आया 15.4 तो आपने यहाँ पर लिखा 15, 100% करेक्ट है, क्योंकि इसके पीछे जो कैलकुलेशन होगी ना वो ये चल रही होगी। 100 का 15% आपने लिया था, इसके नंबर आपको मिलने सॉरी 15.4 मैंने बोला था, कितना बोला था? तो मैं कहता हूँ जी 154 का 10% क्या आंसर आता है? 15.4 आता है ना। यहाँ पे आपने क्या लिखा हुआ है? अब क्या ये गलत हो गया? नहीं, ऊपर क्या लिखा हुआ है हमने? राउंडेड टू नियरेस्ट थाउजेंड। तो नियरेस्ट थाउजेंड क्या बनता था इसमें? और अगर यहाँ पे होता 156, 155, यहाँ से शुरू करते हैं, राउंडिंग का पता है ना रूल। 153, 154 यहाँ तक आए तो आप इसको राउंड करके राउंड डाउन करते हैं, 15 करते हैं, और 15.5, 15.6 यानी कि 15.5 ऑनवर्ड्स हो जाए तो इसको आप राउंड अप करके 16 कर रहे हैं, राउंडिंग का रूल है। तो अगर आपका ये 155 इंटू 10% है तो इसका आंसर क्या आता है? 15.5। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया? क्या अब ये गलत है? ये गलत नहीं है बेटा। तो आपको पर्चे में इसके नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। बाकी ये राउंड किया हुआ ऊपर ये बिल्कुल सही है। अगर पर्चे के सोल्यूशन में भी उसने रुपीस के अंदर करके 15 पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने 15.5 लिखा हुआ है, आपने 16 लिखा हुआ है, तो बिल्कुल सही है, ये गलती नहीं है। प्लीज आज समझ लें। ओके जी। एक्सट्रैक्ट्स कल समझाए थे बेटा, आज फिर समझा दूंगा बनाऊंगा तो। एक्सट्रैक्ट्स आप कल की क्लास में नहीं थे? कन्फ्यूजन हो रही है। बैलेंस शीट के अंदर क्या जाया करता है बेटा? वैसे एसेट ही जाता है ना। एसेट की कॉस्ट जाती है या उसकी एक्यूमुलेशन जाती है? माइक तो नाल रखो पाइन, मैनू को आवाज आ जाए हैं। बुक वैल्यू वो कैसे निकलती है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड। तो ये वही काम हुआ है। अभी थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से हम चलेंगे, अभी तो जरा बेसिक बेसिक है ना। तो बैलेंस शीट के अंदर आपको कॉस्ट भी नजर आ रही है, लेस एक्यूमुलेशन भी नजर आ रही है, सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि ये होना है। ऐसा नहीं हुआ करेगा, बल्कि बैलेंस शीट के अंदर आपके नॉन करंट एसेट्स में सिर्फ पीपीई नजर आएगा, और पीपीई की क्या नजर आएगी? बुक वैल्यू। ये बुक वैल्यू कैसे निकलनी है, इसके पीछे पूरा एक डिस्क्लोजर, एक नोट बनेगा पीपीई का, लंबा चौड़ा नोट होगा, उसके एंड पे एक आंसर होगा, ये आंसर यहाँ पे मैच करेगा। इंशाल्लाह पहुंचेंगे यहाँ तक। फिलहाल तो सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि आपके एसेट से रिलेटेड ये जो जितनी हमने डिस्कशन की है, इससे रिलेटेड इनकम स्टेटमेंट में क्या चीज जाती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। और बैलेंस शीट में क्या जाता है? एसेट की बुक वैल्यू। तो बस अभी तक तो वही कर रहे हैं, सिंपल सिंपल। ये समझे इस बात को कि आज अभी तक सिर्फ 2 लेक्चर्स हुए, जिसमें पहला सिर्फ गपशप था, तो अभी तक तो हम तीसरे लेक्चर पे हैं, समझे, दूसरे लेक्चर पे हैं, तो अभी पढ़ना शुरू किया है, इब्तिदाई इश्क है जी। क्वेश्चन 15 का एसेट अकाउंट देखिएगा। अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं जी। कहेगा तो कंपलसरी है। सवाल की रिक्वायरमेंट मैंने तो डाल दिया था बीच में, जर्नल एंट्रीज नहीं लिखा था तो मैं अब लिख देता हूँ। कहते हम अभी तो देखो, मैं जब कुछ ही सिखाऊंगा ना तो मैं हर चीज ही कर दूंगा उसकी, जो मैक्सिमम पॉसिबल उसके अंदर अल्टरनेटिव हो सकते हैं। जर्नल एंट्रीज मांग ले, लेजर मांग ले, एक्सट्रैक्ट्स मांग ले, लेकिन पर्चे के अंदर तो हम रिक्वायरमेंट को देखेंगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट देखे बगैर चलेंगे तो वो सवाल, अब उसने मांगी जर्नल एंट्रीज हुई, आप लेजर बना रहे हैं, नंबर नहीं देगा। उसने मांगे लेजर हुए, आप जर्नल एंट्रीज करके आ रहे हैं, कोई नंबर नहीं मिलेंगे उसके। अच्छा, आप दोनों काम करके आ जाए, सर हम एहतियातन दोनों काम कर रहे हैं, पागल हैं क्या? टाइम ज़ाया कर दिया, अगले सवाल का टाइम भी खा गए आप। रिक्वायरमेंट में जो उसने एक्सट्रैक्ट्स बोले हैं तो वर्किंग करो ना, कोई जर्नल एंट्री ना कोई लेजर, डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट। यहाँ तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। अभी मैं रिवेलेशन आपको करवाऊंगा तो हम स्टार्ट जर्नल एंट्री से ही करेंगे, पहले 1-2 दिन लेजर्स भी बना रहे होंगे, लेकिन उसके बाद फिर हम सवाल की रिक्वायरमेंट पे जाया करेंगे। अगर सवाल ने एक्सट्रैक्ट्स कहे हैं तो जस्ट वर्किंग से डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट्स। अब इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आहिस्ता आहिस्ता ही होगा, लेकिन अब मैं कहूँगा जी आपको मैं पहले दिन ही वर्किंग से डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट्स बनवाऊँ, ये आपके लिए मुश्किल होगा। तो बुनियाद तो एंट्री से ही पड़ेगी, लेजर भी आपके सामने आएगा, फिर आप एक्सट्रैक्ट्स तक भी पहुँचेंगे, आप नोट भी बनाएंगे, फिर जब थोड़ी सी हाथ सीधा हो जाएगा उसके बाद फिर हम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक चलना सीखेंगे, डायरेक्ट काम किया करेंगे, वर्किंग ही बेस होगी, उससे जो रिक्वायर करेगा उसकी तरफ चले जाया करेंगे। ठीक है जी। एसेट अकाउंट देख लें 15वें सवाल का, ये तो सही होता है, इसको देखें। सही है? गलती वाले हाथ खड़ा करें।
क्या गलती की? है आइंदा ऐसे करोगे? शर्म नहीं आ रही? आ रही थोड़ी थोड़ी शर्म आ रही? क्यों? कितनी बेसिक बेसिक गलतियां होती हैं। ये सब कुछ आपको आता है, ये इंट्रो आपको आती थी जिसमें गलतियां हो रही हैं। आज तो FAR 1 शुरू कर रहे हैं, आज तो डिस्पोजल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा 16 मादरत जी, आमिर भाई की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो ये देख लें जी सोल्यूशन 16 का। डन है? गलतियां फाड़ ली ने? चले। अच्छा अब 18 का वैसे मैं सोल्यूशन लिख के लाया हूँ, लेकिन मैं ये चाहूँगा, बल्कि मैं ये चाहूँगा कि कर ही लें जल्दी से, ठीक है? कोई मसला नहीं, ठीक है? क्या ख्याल है? थोड़ा हाथ सीधा हो जाएगा। इसके बाद चूँकि मैंने डिस्पोजल कराना है, और डिस्पोजल की बुनियाद तो बहरहाल यही है, इसी सारे फॉर्मेट के ऊपर हमने फिर डिस्पोजल को भी ऐड कर लेना, ठीक है? तो 1 बाय 1 चीज़ें आ रही होती हैं, तो ज़रा इस सवाल को कर लेते हैं। वैसे ये मौजूद है सोल्यूशन, ठीक है? कितने बच्चों ने ये सवाल अटेम्प्ट किया था? चलें, गुड। अच्छा जी, एहसान हैज़ प्रोवाइडेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज ऑन यकम जनवरी 12। ये यकम जनवरी 12 पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है? ये ऐसे भी लिखा हो सकता है सवालों के अंदर कि फॉलोइंग बैलेंसेज आर अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ एहसान एज ऑन यकम जनवरी 12। क्या यकम जनवरी 12 में बताया जा रहा है जी? एसेट अकाउंट का बैलेंस मौजूद है और अक्यूमुलेशन का भी बैलेंस मौजूद है। इसका मतलब ऑलरेडी एसेट हमारे पास अवेलेबल है। ये इसके ओपनिंग, जो बाबर वाला सवाल कल करवाया था उसमें हमारे पहले साल में कुछ भी नहीं था, लेकिन इस सवाल और उस सवाल का फ़र्क मैंने आपको बता के भेजा था, वो यही है कि यहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेज आ रहे हैं। रिक्वायर्ड क्या है? एसेट अकाउंट बनाना है और अक्यूमुलेशन अकाउंट बनाना है, 12-13 का, और रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स भी बना दें, ठीक है? तो एसेट अकाउंट क्वेश्चन नंबर कौन सा? भाई कल परसों से मार्कर्स कोई नहीं सही आ रहे मार्केट के अंदर, कोई मार्कर सही से बता दें जी, कोई है तो। एसेट अकाउंट शायद ये चल जाए। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, अच्छा अब कल एक बात आपको बताई थी कि अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से नज़र आ रहा है आपको, तो समझ जाओ अकल वालों के लिए निशानियां इसमें कि एसेट अकाउंट कॉस्ट पे पड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है, जब एसेट के अंदर होने वाली कमी यानी डेप्रिसिएशन को डेबिट एक्सपेंस में करके हम एसेट अकाउंट में उस कमी को क्रेडिट करते ही नहीं है, तो जो कॉस्ट एसेट अकाउंट में आई होती है पहले दिन, हमेशा वही कॉस्ट पड़ी रहती है। कमी को तो अलग अकाउंट में इकट्ठा कर रहे होते हैं और बैलेंस शीट बनाते हुए इनको क्या कर देते हैं? नेट, ठीक है? ले जी, भाई को मसला आ रहा था तो हम फिर प्रैक्टिस करते हैं रुपीज़ इन 1000 की। देखें, एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है जब ये ब्रेक हुई बैटरी आमिर भाई की, उस वक्त पूछ रहे थे कि अगर मैं पूरा रुपीज़ लिख लूँ तो कोई मसला है? भी कोई मसला नहीं है, सिवाय इसके कि टाइम ज़ाया होता है, ठीक है? अब सवाल आप तो अभी से प्रैक्टिस, आज पहले दूसरे तीसरे दिन से प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिन 15 दिन में कंफर्टेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर ये काम नहीं करेंगे और पर्चे के अंदर सवाल आएगा जिसके ऊपर लिखा होगा रुपीज़ इन मिलियन और नीचे जो है वो ढेर सारा डाटा होगा, तो अब आपके सामने वो 6 सिफरें लगाने वाला मामला आ जाएगा, तो पेपर में कितना टाइम ज़ाया होगा। तो इसलिए डेटा अगर सवाल के अंदर, ये तो मैं बनवा रहा हूँ ना, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आसान सवालों में, लेकिन डेटा अगर आपको सवाल के अंदर मुकम्मल गिवन है, आप 1000 में कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो आप बेशक। लेकिन जब सवाल में डाटा ही 1000 या मिलियन में दे देगा तो फिर आप सिफरें लगाओगे तो टाइम ज़ाया होगा ना, तो प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, ठीक है? अच्छा जी, तो सबसे पहला काम अब क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ब्रॉड डाउन बैलेंस लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। तो यकम जनवरी कौन सा है? 12। ब्रॉड डाउन बैलेंस कितना है जी? 900। और यकम जनवरी 12 ओपनिंग क्रेडिट नेचर का अकाउंट है, कॉन्ट्रा एसेट, इसको कहते हैं कॉन्ट्रा एसेट। लाइबिलिटी नहीं है लेकिन लाइक लाइबिलिटी होता है, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कॉन्ट्रा डेटर था, लाइबिलिटी नहीं है लेकिन कॉन्ट्रा
एसेट होने की वजह से नेचर लायबिलिटी है, तो इसकी नेचर क्या होती है, क्रेडिट। एसेट के अंदर होने वाली कमी जो इसमें पड़ी हुई, तभी तो माइनस करते हैं इसको एसेट में से जाके, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस यकम जनवरी 2012 पर कितना, 350, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब सवाल की तरफ चलेंगे। अच्छा, मैंने आपको कहा था पहले दिन सबसे आसान है इस पर्चे को पास करना। वजह पता है क्या है, ये ओपनिंग लिखा है ना, इसके भी मार्क्स होते हैं। क्यों सवाल से उठा के लिखा, एसेट के बैलेंस को ऊपरली साइड पे लिखा और ये एक्यूमुलेशन के बैलेंस को इधर आपने मुझे लिखने से मना करके इधर लिखवाया। क्या था ये, कॉन्सेप्ट ही तो था। इसके भी मार्क्स हैं, 0.5 मार्क्स, 0.5 मार्क्स इसके आपको मिल गए। मतलब अगर इतने रखे हुए हैं तो एक नंबर रखा हो तो एक मिलेगा, 0.25 जो भी है, मार्क्स होते जरूर हैं इसके, तो इसके भी मार्क्स हैं। आप यहीं पे आप पर्चा छोड़ के आ जाओ तो एक नंबर, अगर इसका आधा नंबर था ना तो ये एक नंबर आपको मिलेगा। ये अकाउंटिंग का पर्चा है, इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं सबसे आसान है इस पर्चे को पास करना, लेकिन करेगा वही जो ये 0.5, ये 900 और ये 350 लिख के आएगा, उसी को नंबर मिलेंगे ना, कि सोच के आने में तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, सही है ना, बात समझ आ रही है। चले, अच्छा जी, अब सवाल को पढ़ना शुरू किया। आसान सवाल हैं, छोटे सवाल हैं, इसलिए मैं आपको बार बार ये बात अभी नहीं कह रहा, ये आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ में शिद्दत आती जाएगी कि मैं आपसे कहूँगा सवाल जो है, जो पास पेपर्स किया करेंगे, 2 दफ़ा कम से कम सवाल को पढ़ो, फिर उसको करना शुरू करो। अब बच्चे पता क्या कहते हैं, सर सिर्फ टाइम ज़ाया होगा, तो आप आजमा लो, अभी तो टाइम है। आप बगैर पढ़े एक बार कर लो सवाल को, और आप 2 बार सवाल पढ़ के फिर उसको सॉल्व कर लो। आप टाइम देखोगे, आपका बचा हुआ होगा टाइम, गलती भी नहीं होगी, टाइम भी बचेगा। पढ़ते हुए सवाल प्लान होता है। तो अपनी ज़िंदगी का असूल बना लो अकाउंटिंग के पर्चे के अंदर। आसान सवाल भी है, आपने 2 दफ़ा उसको पढ़ना है, फिर उसको करना है। ये रीडिंग हैबिट, अभी से रीडिंग करते हुए आधा सवाल हल करते हैं, प्लान आप करते हैं, और फिर गलती नहीं होती है, आपको पता होता है सारे सवाल में क्या चीज़ कहाँ पे कैसे पड़ी हुई है। ठीक है, कोशिश करोगे ना इंशाल्लाह। चल, अच्छा जी, फॉलोइंग एडिशंस टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 12 वाले साल में ये 2 एडिशन हुए, यकम मई 12 को और यकम अगस्त 12 को। एडिशन की एंट्री आज तो डायरेक्ट बोलेंगे, आज तो एंट्री नहीं करेंगे, बड़े हो गए अब जी, क्योंकि उसने लेजर मांगा है। कल पहला दिन था, मैंने जर्नल एंट्री रिवाइज करवाई, हालांकि मांगी नहीं हुई थी। अब रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक होते जा रहे हैं, ठीक है ना। कोई चीज़ सीखेंगे तो एंट्रीज करेंगे, अगर उसके बाद वो सवाल में नहीं मांगेगा तो फिर हम नहीं करेंगे, दिमाग में करेंगे बस। ठीक है, तो एडिशन की एंट्री क्या सिखाई थी कल, तो एसेट डेबिट कितने से, 183, एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट। तो यहां पे कैश लिख दिया आपने। डेट क्या है जी, यकम मई 2012। नेक्स्ट क्या है, यकम अगस्त 12 को फिर एक एडिशन हो गया, इसकी एंट्री भी हुई है। एंट्री बोलने वाले पास होते देखे हैं मैंने। एसेट डेबिट, देखो मुझे बुलाना आता है, शोर मचाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कोई नहीं है कि वो नाथ खानों के ऊंचा सुभान अल्लाह होगा तो मुझे ज़्यादा जोश आएगा। इतनी आवाज़ से बोलना ज़रूर, ठीक है, कि अपने कान तक आवाज़ पहुँचे। ये पास होने वाले बच्चों की निशानी बता रहा हूँ, बोला करो एंट्री। ठीक है, बोलनी है एंट्री लाजमी, आपने, आसान हो या मुश्किल हो। ठीक है, तो एसेट डेबिट कितने से, 130, एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट। ठीक है जी, यकम अगस्त 1/8 डन। बस इतनी सी बात थी, इंट्रो चल रही है। बाबी इस सवाल के बाद FIR 1 शुरू होने लगी, डिस्पोजल इज कमिंग। ओके, नाउ एवरीथिंग इज डन एंड डस्टेड, बस क्लोज कर दें। एसेट क्लोज हो सकता है, पर एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट अभी क्लोज, क्योंकि इसमें ओपनिंग डेप्शन पड़ी। ओपनिंग डेप्शन का मतलब क्या है, पिछले साल के एंड तक की डेप्रिसिएशन, यानी एसिड्स की 31 दिसंबर 11 तक की ये डेप्शन है, यानी यकम जनवरी 12 पर जो डेप्शन नजर आ रही है क्या है, पिछले साल के आखिर तक की डेप्रिसिएशन। अब इस साल पूरा साल एसिड्स इस्तेमाल कर लिए, साल का एंड आ गया, तो क्या इस साल डेप्शन नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो ये अकाउंट तो क्लोज हो सकता है, लेकिन हम आदत ये रखते होते हैं कि एंड पे इकट्ठा क्लोज कर देंगे। वैसे ये क्लोज हो सकता है, ये अकाउंट क्लोज हो सकता है, लेकिन ये अभी क्लोज, ये कब क्लोज होगा, जब इस साल की डेप्शन कैलकुलेट करके उसकी जर्नल एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, तो चलो फिर डेप्शन कैलकुलेट करते हैं। वर्किंग 1, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012। सबसे पहला हक किसका है, तो ऑन ओपनिंग एसेट्स। ठीक है जी, अब मेथड कौन सा है,
लिखा हुआ है कहीं पे? ना लिखा होता तब भी हम अज्यूम यही करते। आमिर भाई ये दिखा रहे हैं आप बच्चों को, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड की खुसूसियत आपने देखी थी, वो जो बेसिक वाले मैंने आपको 4-5 सवाल करवाए थे कि आपका जौन सा मर्जी साल है एसेट की ज़िंदगी का, रेट ने किस पे लगना है? कॉस्ट पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सेफली स्पीकिंग, ये बात लिख सकता, ब्लू मार्कर ही दे दो यार, को रेड भी निकाल के रख लो किसी काम का, पहली सीट पे वेले बैठे हो मेरी तरह जी। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल, ओपनिंग, ये मैं क्यों लिख रहा हूं आपको तो पता है। यही मेथड जब बदलेगा तो यहां पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कॉस्ट नहीं आ सकेगी, बुक वैल्यू लानी पड़ेगी, और फिर डिस्पोजल में भी इसी चीज का ध्यान थोड़ा सा रखना पड़ता है, ठीक है। तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स पर आपने क्या लगा देना है? रेट। स्ट्रेट लाइन मेथड है, जौन सा मर्जी साल एसेट की जिंदगी का है, कॉस्ट रेलेवेंट है, ठीक है, सही है। तो कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स ढूंढने के लिए सवाल की तरफ जाएंगे, ज़रूरत नहीं है, सवाल से ओपनिंग कॉस्ट हम निकाल चुके हैं। ये लेजर ही हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करवाएगा अगर हमने सारा सवाल पढ़ लिया है। तो आदत यही रखेंगे कि हम इस लेजर से ही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालेंगे, ठीक है। तो ऑल एसेट्स की ओपनिंग, यानी कि ओपनिंग का मतलब ही क्या है? जो पिछले साल के एंड पर क्लोजिंग में पड़े थे। यानी अगर आप 1 जनवरी 12 को भी कोई एसेट खरीदते हैं ना इस साल में, तो वो खरीदने वाला ओपनिंग नहीं कहलाएगा, उसकी डबल एंट्री होगी, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन ओपनिंग की कोई डबल एंट्री नहीं की आपने, ओपनिंग क्लोजिंग की कोई डबल एंट्री नहीं होती। ओपनिंग क्लोजिंग ब्रॉड डाउन कैरी डाउन की कोई जर्नल एंट्री, लेजर में बीडी के तौर पे ओपनिंग लिखते हैं और सीडी के तौर पे बैलेंसिंग क्लोजिंग लिख रहे होते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। हाँ, एक्सपेंसेस को क्लोज करना आपने पीएनएल में शायद इंट्रो में सीखा हो, क्लोजिंग एंट्रीज उसको कहते हैं। फिर पीएनएल का नेट प्रॉफिट या लॉस नहीं किया तो छोड़ो, कोई जरूरत नहीं है, वैसे मैं बात कर रहा हूँ पीएनएल का जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको क्लोज करते होते कैपिटल में। क्लोज करने का मतलब ये है कि अगर प्रॉफिट है तो ऐड, लॉस है तो लेस, तो ये क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं, ये एक्सपेंसेस इनकम्स की होती है, उसको छोड़े फिलहाल, ये सादा बात, ठीक है। आपके एसेट्स का ओपनिंग या क्लोजिंग, ये जब ओपनिंग बीडी सीडी बैलेंसेस जो होते हैं ना, बैलेंस शीट आइटम्स के होते हैं, इनकी कभी भी जर्नल एंट्री नहीं होती, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस पिछले साल का, इस साल का ओपनिंग बीडी करके लिख देते हैं, ओके। अभी तक तो कोई एंट्री नहीं की, इसकी एंट्री की आप, इसकी एंट्री बोली, इसकी एंट्री बोली, तो याद रखना 1 जनवरी 12 को भी अगर आप एसेट खरीदते तो उसकी डबल एंट्री पास करते, एसेट डेबिट कैश। ब्रॉड डाउन का मतलब ही क्या है? पिछले साल से जो हमारे पास एसेट मौजूद थे, ठीक है। तो ये है सारे के सारे एसेट्स जो पिछले साल के एंड और इस साल के स्टार्ट पर हमारे पास मौजूद थे। तो ये है वो कॉस्ट जिसको हमने डेप्रिशिएट करना है। तो 900 इंटू, और कितना फ्रैक्शन लगा लें इस पे? कभी भी इस पे फ्रैक्शन नहीं लगना, ठीक है। ओपनिंग एसेट्स का मतलब यहां पर सिर्फ वो एसेट्स लेने हैं आपने, ये आज बात इंपॉर्टेंट होने वाली है अभी थोड़ी देर में, ठीक है। हमने यहां पर सिर्फ वो एसेट्स लेने हैं जो पूरा साल हमारे पास मौजूद रहे, साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक हमारे पास मौजूद रहे, वो यहां पर लेने हैं हमने, ठीक है। कोई साल के पहले दिन नहीं था, बाद में आया, तो एडिशन में लेंगे। और थोड़ी देर में भी आपको बताने लगा हूं, साल के पहले दिन तो था लेकिन आखिरी दिन से पहले चला गया, वो भी अलग करेंगे, ठीक है। यहां पर सिर्फ वो एसेट्स रहेंगे जो साल का पूरा साल हमारे पास मौजूद रहे, साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक। जी बोले 180। उसके बाद जी ये एडिशंस हुए हैं, ये 2 एडिशंस हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल इस्तेमाल इनको नहीं किया तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन भी चार्ज इनकी नहीं कर सकते। तो यहां पर हम कर देंगे जी अगली हेडिंग ऑन एडिशंस, इवन एडिशंस लिखने की कोशिश की, ऑन एडिशंस। तो 2 एडिशन है, पहला एडिशन है उसकी कॉस्ट है 1, अगर रेजिडुअल वैल्यू गिवन होती तो माइनस कर देते, ठीक है। 180 इंटू 20% इंटू 20, अच्छा 20% हो गया, इंटू 8/12 24। उसके बाद दूसरा एडिशन है, ये क्वेश्चन मुझे पता है आप लोगों ने कर लिया था, लेकिन चलो जरा थोड़ा सा हाथ सीधा हो जाएगा डिस्पोजल से पहले, नई चीज से पहले जी। 5/12 11 कर दिया बच्चों ने, तो कर दिया, बस ठीक है। 10.8 भी ठीक है, 11 भी ठीक है, ओके। बहुत छोटी फिगर्स होंगी ना, आगे जाके बताऊंगा आपको, मिलियंस में सवाल कर रहे हैं और 8 मिलियन 7 मिलियन 10 मिलियन इस तरह की फिगर्स आ रही हैं, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा मिलियन में सवाल सॉल्व कर रहे हो तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट यूज कर लो। उसकी वजह यह है ना कि मिसाल के तौर पे
मिलियंस में सवाल कर रहे थे, आपने कोई कैलकुलेशन की, उसका आंसर आ गया 0.3, तो अब राउंडिंग अगर आप करके चल रहे हैं तो 0 लिखना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत मिलियन में सवाल कर रहे हो और छोटी फिगर्स हो तो फिर उस वक्त सजेस्ट करूंगा कि 0.1 आप डाल लिया करो। फिलहाल तो चल रहा है सवाल 1000 में, फिगर सामने है, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। आप राउंड करते रहें, कोई नहीं, दिलेरी से लड़ा करें जी। 200, ये 215 क्या मुसीबत है, क्या बला है ये? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, इसकी डबल एंट्री बोलो। डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, डेप्शन एक्सपेंस के लेजर में यानी पीएनएल के अंदर डेप्शन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 215। इसको रेफर करो वर्किंग वन से। ये प्रॉपर ये काम करना जरूरी है, ठीक है ना। उसकी वजह पता है क्या है? अच्छा, अब यहां पे ये मैं साथ साथ ट्रेन कर रहा हूं आपको कि पर्चा कैसे पास होता है। बच्चे ने ये सही निकाल दिया, ये भी सही निकाल लिया। यकम अगस्त जो था ना, वो गलती से यहां पे वो गिनती में महीने 4/12 कर गया। अब इस पूरी कैलकुलेशन के लेट्स से 1.5 मार्क्स थे, 0.5 ईच हर फिगर के, तो इसका 1 नंबर मिलेगा, इसका 1 नंबर मिलेगा, आधा यहां पे कट गया, यानी 1.5 नंबर यहां पर थे, एक उसको फिर भी मिला। अच्छा, फिर इस फिगर को यहां पोस्ट करते हैं, इसका 0.5 नंबर एग्जामिनर रखा हुआ है। अब चूंकि ये फिगर गलत हो गई, तो अब बच्चे की अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये गलत फिगर यहां लिखने पर नंबर कट जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जो गलती के नंबर, आधा नंबर यहां कटना था वो कट चुका। अब ये गलत सही फिगर, ये गलत सही, ये डबल एंट्री जो आपने पोस्ट की, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट, इसके नंबर आपको स्टिल मिलेंगे। यानी ये मैं मिसाल ही गलत करते हैं इसको, ये 4/12 करें, ये कितना आता है? थोड़ी देर के लिए गलत किया मैंने, 4/12 किया, 9 हो गया। ये क्या आंसर आया? 200। अब इधर देखो, रेड मार्कर मार्किंग होने लगी, चेक हो रहा है पेपर आपका, पर्चे के अंदर एग्जामिनर अब पेपर चेकर आपका पेपर चेक कर रहा है। ओके ओके, नॉट ओके, नंबर कट गया। कितना नंबर आ गए? 1। बनता कितना था? अच्छा, अब इस तरह से जैसे यहां पर 0.5 आपको यहां पे मिला 0.5, क्योंकि ये सही था, ये 215 सही होना था ना, यहां पे आपने क्या लिख दिया? क्योंकि आपकी कैलकुलेशन में 209 आया है। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? क्या अंडरस्टैंडिंग है? यहां नंबर नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल गलत अंडरस्टैंडिंग है। इसी वजह से तो आप पर्चा फेल करते हैं, डर के बैठे होते हैं, ये हो गया वो। यानी कि आपको कहीं पे कोई चीज नहीं समझ आ रही ना, आप, मैं यहां पे, मुझे नहीं समझ आ रही थी इस फिगर की, यहां पे क्या आना है, मैं यहां पे ऐसे ही 5 रुपया ज्यूम करके लिख के आगे चला जाऊं ना, सिर्फ इसका आधा नंबर कटना है, बाकी कहीं पे कोई नंबर नहीं कटेगा। जहां जहां इससे यहां पर इस्तेमाल हो गया, यहां पे आ गया ये, इसके आपको 0.5 मार्क्स मिलेंगे, हालांकि ये फिगर सही नहीं है। और उससे अगली बात, इसका क्लोजिंग नेट होके बैलेंस शीट में बुक वैल्यू 1 नंबर उसका रखा हुआ था, ये गलत फिगर माइनस हो रही है उसमें से, लेकिन उसके नंबर फिर भी आगे मिलेंगे। प्लीज इसको समझ लें, अगर इसको समझ लेंगे तो पर्चा पास करना आपके लिए आसान है, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड के मार्क्स बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन है आईकैप की तरफ से, बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन है, कैरी फॉरवर्ड के मार्क्स नहीं कटते। तो सबसे आसान पर्चा हुआ ना ये पास करने की, क्या ख्याल है? ठीक है, चलो जी अब सवाल सही कर लें। अभी तो हम सही कर सकते हैं ना सवाल। ये बात मैं एक बार नहीं बार बार करता रहूंगा, क्योंकि यही वो बात है जिसने आपको पास करवाना है या नहीं करवाना। अच्छा, अब ये अप्लाई कैसे करेंगे? ये कॉन्फिडेंस पर्चे में पहली बार नहीं आ जाना, इसके लिए आपको रोज़ाना ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घर पे भी, बगैर सोल्यूशन। अभी किताब आ जानी है कल तक इंशाल्लाह, तो किताब आ जानी है तो फिर मुसीबत क्या पड़नी है, उंगली सोल्यूशन पे है। अब बस वो दिमाग नहीं सोच रहा, उंगली सोच रही है। सवाल देखा? हाँ मैं ठीक सोच रहा था। अब पर्चे के अंदर वो ना उंगली होनी है ना सोल्यूशन होना है, तो इसलिए अपनी प्रैक्टिस में सोल्यूशन एक बार जैसे तैसे भी हो, समझ आए ना आए, गलत सलत, आपने एक बार सोल्यूशन पूरा करना है। ये पास होने वाले बच्चों को एड्रेस कर रहा हूं मैं, ये पास होने वाले बच्चों की आदत बता रहा हूं मैं, फेल होने वालों को तो मैं एड्रेस नहीं कर रहा। तो आप लोगों ने एक दफा सवाल जैसे तैसे भी खुद करना,
उसके बाद सोल्यूशन देखना है, अच्छा हो गलती हो गई कोई बात नहीं, अगली बार वो गलती भी नहीं होगी, ठीक है। फिर आपने वीकली टेस्ट के अंदर इसको अप्लाई करना है। टेस्ट मुश्किल होगा, आमतौर पर मैं एक आधा कदम आगे चला जाता हूँ, पहले बता रहा हूँ एडवांस में, छेड़खानी करता हूँ। यही तो आपको चेक करना होता है कि आपके सामने एक सिचुएशन है, आप उसमें क्या परफॉर्म कर रहे हो। आपको जो समझ आई आपने कर दिया, पेपर चेक हुआ, आपको मार्क्स मिले, इसी तरह से अब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हुआ। तो ये कॉन्फिडेंस पर्चे में बैठे, सुभान अल्लाह, क्या बात है, निशाना चेक किया मेरा। ये कॉन्फिडेंस आपको पर्चे में बैठे हुए इस चीज के ऊपर लेकर आएगा, क्योंकि 100 सवाल करके जाओगे ना तो पर्चे में 101वां आना है, 100 नहीं आने। तो फिर आप 101वें की प्रैक्टिस आपकी तभी होगी जब आप 100 के 100 इसी तरीके से करोगे। ये अनसीन सवाल है, तो वो 101वां भी आपके लिए एक रूटीन मैटर होगा। आप उसमें काम करते जा रहे हो, कहीं कुछ समझ नहीं आ रही, आप बोलते हाँ यार ये तो 100 बार चमन उजड़ा, हाँ 100 बार ये काम देखा था हमने, ठीक है, तो हमने तो ये काम हर दफा ही इस तरह से कर लिया था और हमें हर दफा ही पासिंग मार्क्स मिले थे। तो आज ICAP के पर्चे में भी बैठे हुए इस कॉन्फिडेंस से करेंगे तो ये पासिंग मार्क्स देगा, पर्चा पास हो जाएगा। और अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करते, जबानी कलामी, सर कहते थे हाँ हम सुनते थे, बस वो सुनते सुनते सुन हो जाएंगे, सेशन एंड हो जाएगा, पर्चे में जाएंगे, वहां पे थोड़ी सी बात पर्चे में उसने आगे पीछे कर दी, अब बैठे नहीं है, ये हिम्मत ही नहीं पड़ रही है कि ये लिख लें, कैसे लिख लें, ये होगा तो आगे चलेंगे, क्योंकि दिमाग के अंदर बात ही यही बैठी हुई है। कोशिश करोगे ना इंशाल्लाह इन इंस्ट्रक्शंस पे अमल। टेस्ट नहीं छोड़ना, और टेस्ट, हर टेस्ट को ऐसे देना जैसे ICAP का पर्चा कर रहे हो, और अनसीन हर होमवर्क को ऐसे ही करना है, ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह पास भी हो जाओगे। बाकी अगर ऐसा नहीं करना तो फिर अगली बार से, ठीक है, इस बार फिर सुन लो, अगली बार फिर अप्लाई कर लेना। क्या ख्याल है, इसी बार कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। अम्मा अब्बा ने बड़ी मुश्किल से पैसे शैसे दे के आपको फीस आपकी भरी है, कैसे मुश्किल से आप आए, अब कोई बात नहीं, अब इसको ना थोड़ा सा हलाल कर लें, ठीक है ना। वो हुक्मरान करप्ट नहीं है, आप भी करप्ट हैं अगर आप अपने टाइम का पूरा इंसाफ जो है वो नहीं कर रहे पढ़ाई के साथ। ये ज़रा सोच लेना, साढ़े विचों ही हुक्मरान बने ने, वखरे नहीं आए। कहाँ थे हम, कहाँ थे हम, एंट्री कर रहे थे डेफिनेशन की, एक तो मैं कहाँ से कहाँ चला गया, बोलो एंट्री, डेफिनेशन एक्सपेंस डेबिट, ओ माय गॉड, ये क्या था, 11 था, 215 था, ये 215 आ गया, ठीक है जी, ओके। मेरी गलतियां काट लो बस जी, चलें जी। अब मैं नहीं आज वहाँ पे वो डब्बा बना रहा नीचे टोटल वाला, आप बना लीजिएगा। अगर सवाल में रिक्वायर्ड है लेजर बनाओ तो यहाँ टोटल वाला डिब्बा भी बना लेना, और अगर वर्किंग में आप लेजर बना रहे हो तो फिर कोई मसला नहीं, ठीक है। अगर सवाल में, छोटी बात, अगर सवाल में रिक्वायरमेंट लेजर की है तो यहाँ पे डेप एक्स भी ना लिखना, बल्कि डेप्रीसिएशन, हाँ BDCD तो एक नॉर्म में चलती है, ठीक है ना, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस लिखना। और अगर वर्किंग कर रहे हो तो चाहे DE लिख दो, आपकी मर्जी है, वर्किंग है ना, वर्किंग में आपको खुली गुंजाइश है। लेकिन अगर यही रिक्वायरमेंट हो, अब आप कहोगे आपने ऐसा क्योंकि रिक्वायरमेंट थी, मेरा पर्चा पास है, मैं बता तो रहा हूँ ना आपको, ठीक है जी। बेटा क्वेश्चन है कोई, चलें आगे जी। क्लोजिंग 31 दिसंबर 2012 पे कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर आ गई 1210 मैनू, क्यों नहीं पढ़ के आए, दसो मैनू। 31 दिसंबर 2012 कैरी डाउन 565। चलो अगला सवाल, अगला साल कर ही लेते हैं, क्योंकि अगले साल में और कोई मूवमेंट है नहीं, ठीक है। तो जहन में ये आता है कुछ भी नहीं करना, एसेट अकाउंट में तो कुछ नहीं करना, लेकिन एसेट इस्तेमाल तो हुए हैं ना, डेप्शन तो एटलीस्ट होगी, ठीक है। तो अगला साल कर लेते हैं, कोई हर्ज नहीं जी। तो मुझे बताएं जी, सबसे पहला काम क्या करना है, हमने कल भी बताया था, क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बना लें 1210, और 1 जनवरी 13 पर 565 जी। चलें आगे। अब कोई एडिशन कोई डिस्पोजल, तो यही BD यही CD बनेगा, ठीक है। इस तरह से यही BD यही CD बनेगा, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अभी चार्ज होगा। मुझे पता है आपको बोरियत हो रही है, आसान काम है, लेकिन कोई नहीं, अगला सवाल मैंने डिस्पोजल का कराना है, तो उसकी बुनियाद बहरहाल इंट्रो की तरफ और पक्की कर लें, मैंने कहा उसके बाद आगे चलते, ठीक है जी। 13 में ऑन ओपनिंग एसेट्स जी, कितने ओपनिंग एसेट्स सामने नजर आ रहे हैं, सवाल में जाने की जरूरत नहीं, पागलों की तरह आप सवाल में से ढूंढ रहे हो ये हो गया 900 ये या 180, नहीं भाई, ओपनिंग नजर आ रहा है सामने, ठीक है।
तो कितने ओपनिंग 1210, सारे एसेट्स की ओपनिंग कॉस्ट ली कॉस्ट है हमने, क्योंकि मेथड कौन सा है स्ट्रेट लाइन। तो जो सा मर्जी साल जिंदगी का है, जिंदगी अगर बाकी है एसेट की तो जो सा मर्जी साल है उसका रेट ने किस पे अप्लाई होना है कॉस्ट, ठीक है। 1210 इंटू नहीं इंटू फ्रैक्शन तो लगवाओ, बस याद रखना है यहां पे कभी भी फ्रैक्शन नहीं लगाना, कोई ऐसी चीज जो फ्रैक्शन वाली हो यहां पे आने नहीं देंगे। एडिशन तो इसमें आता ही नहीं ना, एडिशन तो इसमें पड़ा ही नहीं होता, एडिशन तो बाद में आता है, लेकिन डिस्पोजल अभी कराने लगा हूं वो इसमें पड़ा होगा, निकाल के बाहर फेंकेंगे उसको। यहां पे हमने सिर्फ वो एसिड्स लेने हैं जिनके ऊपर फ्रैक्शन, जब से निकालते फ्रैक्शन ना लगे, जो साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक हमारे पास मौजूद रहे, यहां पर वो एसिड्स आने हैं, ठीक है। इसलिए नो फ्रैक्शन। 242 कोई एडिशन है, कोई डिस्पोजल भी है, ठीक है। तो बस ये एडिशन नहीं है तो लिख के टाइम जाया ना करो, करना है तो कर लो, ऑन एडिशन डैश कर दूं, जो मैंने काम करना है ना वो तो सारे ही मैं करूं, ऑन एडिशन कोई एडिशन नहीं है जी। तो यही आपकी टोटल डेप्रीसिएशन है इस साल की। एंट्री फरमा दें क्या होगी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आपके दिमागों में डेबिट, यानी उस लेजर में डेबिट जो दिमाग में बना हुआ है, ठीक है। और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 242। जी बच्चों 1210 देखो एसिड में और कोई मूवमेंट नहीं आई, नया एसिड खरीदा नहीं, पुराना बेचना तो अभी सीखा ही नहीं, ठीक है। 860 बस 7 ही था, 7 और 60। हाँ भैया एक्सट्रैक्ट वाले भाई, एक्सट्रैक्ट वाले भाई अंडरस्टैंडिंग डेवलप ये करो हाइब्रिड वाले, जिसको मसला आ रहा था एक्सट्रैक्ट्स में कि ये सिचुएशन आपके सामने, अब इस सिचुएशन में आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन सी चीज जानी है, बस ये पूरी सिचुएशन में से मुझे बताओ पीएनएल के अंदर क्या जाता है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस में कोई इनकम या एक्सपेंस होगा वो जाएगा, कोई तीसरी चीज तो आती नहीं। इनकम स्टेटमेंट में क्या जाता है, इनकम्स और एक्सपेंसेस, और बैलेंस शीट में एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी, अब कहेंगे चलो फिलहाल कैपिटल, ठीक है। वो कैपिटल का कॉन्ट्राई ड्राइंग्स होता है ना, ठीक है, तो बस कैपिटल कह दूं मैं, ठीक है। तो 5 बेसिकली तो 5 हेड्स हैं ना अकाउंटिंग के, 5 हेड्स, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, ये बैलेंस शीट आइटम हो गए, और इनकम और एक्सपेंसेस। आगे हमने कैटेगरीज बनाई होती हैं तफसील के लिए, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट्स बनाने के लिए आपने सवाल को सामने रखना है, यानी जो आपने सोल्यूशन किया हुआ है, अब इसमें से आपने देखना है इसमें से कोई इनकम एक्सपेंस नेचर की चीज़ है तो पीएनएल में जाएगी, और अगर कोई एसेट लायबिलिटी कैपिटल नेचर की चीज़ है तो वो बैलेंस शीट में चली जाएगी। अब इस पूरी सिचुएशन में इनकम या एक्सपेंस कोई है जी, सिर्फ एक ही चीज़ है और वो क्या है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। तो पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स में आप एक्सट्रैक्ट्स हैं, एक्सट्रैक्ट्स 2 साल है भाई। मार्कर्स कोई आए हैं नए, आए हैं 3, चेक करना ले इनको। जी कौन कौन से साल्स हैं, साल्स कौन कौन से साल्स हैं, 12 और 13। आदत रखें रिसेंट को पहले लिखा करें और थोड़ा पुराने को बाद में, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन IS 1 की है, ठीक है। बाकी को 12-13 लिख दे तो कोई इतना मसला है नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से अब बड़े हो जाएं बस बहुत है, ठीक है। तो 2013 और 2012 इसी तरह से बैलेंस शीट बनाएंगे हम। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट, अच्छा सवाल में जो नाम लिखा हो वही यूज़ करना है, ठीक है। जो सवाल में बैलेंस शीट लिख दो आप भी बैलेंस शीट लिख देना, ठीक है। बहरहाल 2013 ना मेरा जी। अब पूरी सिचुएशन में नज़र क्या आ रहा है, एक ही एक्सपेंस है,
ऐसी आगे यह बुनियाद है ना, आगे बढ़ेंगे आगे जाएंगे तो हम देखेंगे किसी एक सवाल के अंदर इनकम भी आ रही होगी, एक्सपेंस भी आ रहा होगा, तो इनकम एक्सपेंस पीएनएल में और एसेट्स लायबिलिटीज जो है वो बैलेंस शीट में। बस इतनी सी बात है, ये बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है। बस फर्क ये है कि आपने पूरी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट ट्रायल से देखकर बनानी सीखी थी, अब आप टॉपिक वाइज स्पेसिफिक, वैसे तो इंट्रो के अंदर भी मेरे ख्याल में ऐसे ही पढ़ाते होंगे साजा ग्राम आपको, कि जैसे बैड डाउटफुल डेट का टॉपिक कराया तो उसमें से फिर एक्सट्रैक्ट्स बना लिए, ताकि जब फाइनल अकाउंट्स पे आप पहुंचे तो आपके वो बिट्स एंड पीसेज में तैयार हो चीज़ें। एक्रूवल वगैरह करवाया उसके एक्सट्रैक्ट्स, नहीं तो कोई मसला नहीं है, हम ऐसे ही करेंगे। मैंने आपको बैड डाउटफुल डेट रिवाइज कराने हैं या मैंने आपको एक्रूवल रिवाइज कराना है तो मैं उसमें भी एक्सट्रैक्ट्स पे जाऊंगा इंशाल्लाह, फिर वो चीज़ें अंडरस्टैंडिंग जरा बेहतर हो जाती है, ठीक है, सही है ना। तो बताओ जी, पीएनएल में क्या जाना है? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 2012 का 200 और 242 2013। एक्सपेंस है नेगेटिव लिख लो, आप कंफर्टेबल हो जाते हो, बाकी एक्सपेंस का लिखा होना नाम के आगे काफ़ी है। एक्सट्रैक्ट्स में माफ़ी है, कौन सा आपने प्लस माइनस करना होता है कि बस इस प्रेजेंट ही करना है ना, तो दोनों तरह से चलेगा, ठीक है, लेकिन ये लिखना जरूरी एक्सपेंस हो सही लिखा हो। अच्छा, उसके बाद बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स का पोर्शन होगा, ये भी लिखने की जरूरत नहीं, बड़े हो जाओ तो बस नॉन करंट एसेट्स लिख लेना डायरेक्टली। नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, असल ये लफ्ज आना चाहिए, चलो फिलहाल एसेट ही लिख लो, थोड़ा और बड़े हो गए एसेट, क्योंकि नाम कोई नहीं था ना लेजर का, यहाँ पे मशीनरी लिखा होता तो मशीनरी लिख लेता, करेंगे इंशाल्लाह, इसको पीपीई ही लिखा करेंगे, पर चलो अभी तो मैं वही बार बार कह रहा हूँ ना, इब्तिदाई इश्क है ना अभी तो एसेट। अब एसेट की नज़र क्या आनी चाहिए यहाँ पे, तो थोड़ा सा ना बड़े हो जाएं, इतना को कि ये बुक वैल्यू की वर्किंग डायरेक्ट करके आप आंसर ही शो कर दें। क्लोजिंग कॉस्ट कितनी है 1210 और क्लोजिंग एक्यूमुलेशन कितनी है 565, तो 1210 माइनस 500 बुक वैल्यू, थोड़ा बड़े हो जाए ना। अब एसेट की कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, ये फेस पे नहीं कर सकते होते हम, तो फेस पे, फेस का मतलब आपको सर ये भी तो फेस ही है, ओ नहीं ये वर्किंग कर ली ना मैंने ब्रैकेट में, फेस का मतलब ये है कि बैलेंस शीट के फेस पर एज अ लाइन आइटम यहां पे कॉस्ट और डेप्रिसिएशन अलग अलग, एक्यूमुलेशन अलग अलग नहीं आ सकती। लाइन आइटम इस स्टैंडर्ड की एक ही है, वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। इसकी जितनी तफसीलात हैं 2 3 4 10 20 जितने भी एसेट्स हैं, फिर उनकी कॉस्ट है, उनकी डिडक्शन है, उनके एडिशन डिस्पोजल की डिटेल्स हैं, वो सब कुछ ही तो आपने डिस्क्लोजर में बनानी सीखनी है नोट के अंदर। वहां से सिर्फ एक फिगर उठकर आएगी, बुक वैल्यू ऑफ सारे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की बुक वैल्यू एक फिगर निकल कर आएगी, जो यहां पे ऐसे प्रेजेंट हो जाएगी इस साल। ओके, गॉट इट कि नहीं गॉट इट? हाँ लिखना चाहिए यार, लिखना चाहिए यार, ये यहाँ लिखना चाहिए ऐसे ₹1000, ठीक है। सर अब ये तो आपने एक ही दफ़ा लिख लिया, ये दोनों के ऊपर अलग अलग लिखे, एक लिखे, और यार बस बताना होता है उसको कि 1000 है। अगर ये रिक्वायरमेंट है तो इसमें लिखो, ऐसे ही लिखे सर, वहाँ पे लकीर लगाइए, यहाँ नहीं लगाई। अच्छा, रुपीज़ इन 1000, ठीक है, लिखना है बहरहाल, ठीक है, रिक्वायरमेंट है तो लिखो। अच्छा जी, 2013 में क्लोजिंग एसेट का क्लोजिंग ट्रायल में, हाइब्रिड वाले भाई ट्रायल में जाते थे एसेट और लायबिलिटी क्लोजिंग, और वहां से फिर इनकम स्टेटमेंट वाली चीजें इनकम स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट वाली चीजें बैलेंस शीट में, तो ये पूरी कहानी वही चल रही है। ये क्लोजिंग एसेट का ट्रायल की डेबिट साइड पे आपके गया होगा, और ये क्लोजिंग एक्यूमुलेशन भी ट्रायल की क्रेडिट साइड पे गया होगा। अब ट्रायल से हम इसको उठाकर इनकम स्टेटमेंट वाली चीजें उधर फेंक दी और बैलेंस शीट वाली चीजें लेकर आ रहे हैं, तो बैलेंस शीट के अंदर इन दोनों को हम नेट किया करते थे, तो वही काम कर रहे हैं, ठीक है जी। 1210 और 807 कितना, 403, ठीक है जी। आमिर भाई 1 मिनट बाद ये मिटा दें।
सिर्फ आपसे नहीं आई कैप फीस मांगता, मैसेज आया हुआ था अपनी फीस जमा करा दो, हम भी फीस जमा करा। जी बेटा जी, एसी को स्लो करना है, 23 पे तो उन्होंने आज रखे हुए हैं, फिर भी तंग कर रहा है, मारूं। ठीक है नहीं, अरे गुजारा आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान रखना है, आजकल मौसम बहुत खतरनाक है, बेईमान हुआ हुआ है मौसम आज। लेकिन ये बेईमानी वो वाली नहीं है जो आप शेर व शायरी में देखते हैं, ये बेईमानी वो है कि आपको बीमार कर देगा शुरू में ही। ज़्यादा बच्चे आउट स्टेशन, कौन कितने बच्चे आउट स्टेशन से, आउट स्टेशन अब देखो ना, अब ये तो वैसे ही मतलब थोड़ी सी भी तबीयत ऊपर नीचे हो जाए तो फिर घर याद भी आने लग जाता है, फिर घर है भी नहीं है। ठीक है, बहुत एहतियात करनी है, ठंडे पानी से परहेज़ करना है, ज़्यादा ठंड से परहेज़ करना है। अभी ये 23 ठीक है, लेकिन फिर भी लगे तो मैं ये 26 करवा दूंगा, कोई नहीं, हल्का फुल्का गर्मी होती रहे, खैर है, ये बारे में है। ये इससे बेहतर है कि आप बीमार पड़ जाएं और हफ्ता फिर पड़े रहें। अच्छा बच्चों ये 19th आपको होमवर्क में नहीं दिया था? हो है होमवर्क? अच्छा एक मिनट, व्हीकल अलग अलग नस्ल के, ये व्हीकल ACT, ये व्हीकल MGY, तो व्हीकल के दो अकाउंट बनेंगे, व्हीकल MGT, व्हीकल ACY। पता नहीं क्या लिखा मैंने, क्या बोला मैंने, ऐसे ही है ना? मैं बिल्कुल गलत कह रहा हूं। और व्हीकल का एक ही लेजर बनना है, बिल्डिंग एक गार्डन टाउन, एक मॉडल टाउन, एक फैसल टाउन, बिल्डिंग का एक ही लेजर बनाना। हाँ, मसला कहां आएगा, आपके ही होमवर्क में एक सवाल है, ये प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल। नाउ क्लास ऑफ एसेट हैज चेंज्ड। एक क्लास है मशीनरी, जितनी मशीनरी हैं एक लेजर बना लेना। एक क्लास है व्हीकल, जितने व्हीकल्स हैं एक लेजर बना लेना। एक क्लास है बिल्डिंग, जितनी बिल्डिंगें हैं एक ही लेजर बनाना। लेकिन यहां पे क्लासेस बदल गई, तो ये जो आपको आज होमवर्क में सवाल मिलना है, इसके अंदर आपके भला कितने लेजर बनेंगे? उसने क्या कहा, एसेट अकाउंट बनाओ, अकोमोडेशन अकाउंट बनाओ, दो इसके, दो इसके, दो इसके, 6 लेजर बनेंगे आपके यहां। इस होमवर्क वाले सवाल में 6 लेजर बनेंगे। ये तो मैंने खुद करवाना है, 20वां अभी करवाता हूं, डिस्पोजल है। ये हेडिंग चेक कर, ओए होए होए, डिस्पोजल स्टार्ट होने वाला है। इसके अंदर आपने एक ही व्हीकल का लेजर बनाना है। ठीक है, बल्कि ये तो बाबर जैसा सवाल है, बिल्कुल ओपनिंग भी नहीं है। ठीक है, और साल भी एक है यार, चलो ठीक है, अगर ऐसे है तो फिर है, ओपनिंग है, ओके कोई नहीं, अच्छी बात है, लेकिन साल तो एक ही है ना। तो इसके लिए आपको, अब मैं मार्क्स नहीं लिख रहा क्योंकि सवाल ही इतने छोटे हैं, इनको क्या मार्क्स एलोकेट करने हैं। अगर मैं मार्क्स एलोकेट करूँ ना तो टाइम ज़्यादा बन जाना है, इतना टाइम देना आपको जायज़ ही नहीं है ऐसे सवालों में, इंट्रो वाले सवालों में। ठीक है, तो इसके लिए कितने मिनट होने चाहिए? आपने घर पे होमवर्क किया, अभी मैंने कुछ जो मिनट्स लिखे थे क्या वो लॉजिकल नहीं थे, या मैं नहीं हुआ 7 मिनट में, 8 मिनट में हो गया था, तो लॉजिकली कहते हैं इसको भी, मतलब 7 मिनट वाला 10 में हो जाए तब भी लॉजिकली है। ठीक है, तो इस सवाल के अंदर तो सिर्फ एक साल है ओपनिंग, मेरे ख्याल में 3 मिनट बहुत है। बेटा तो फिर कमजोरी है अपनी, विटामिन की, प्रोटीन की, इसको दूर कर लो अभी। ये सवाल अगर 20 मिनट में हो रहा है तो फिर पर्चे के अंदर तो मेरे ख्याल में 20-25 नंबर ही सॉल्व कर सकोगे, पर्चा तो आपको उड़ा के रख देगा। ठीक है, इस चीज को ही तो दूर करना है। मैंने पहले दिन कहा था, लेंथी पेपर को टैकल करने के लिए क्या तरीका है, टाइम बाउंड प्रैक्टिस। अभी थोड़ी मजबूरी है कि बहुत आसान सवाल है और मैं मार्क्स के हिसाब से नहीं चल रहा, आगे चल के मैं मार्क्स के हिसाब, पास पेपर पे जाएंगे उसमें मार्क्स लिखे होंगे, मार्क्स इंटू 1.8 करोगे तो वही वो जायज टाइम है जिसमें होना चाहिए। अगर वो उसमें नहीं हो रहा तो फिर हमारी कमजोरी है, और इसको हमने बेटा इसी सेशन में जितना जल्दी हो सके दूर करना है पेपर से पहले। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, अगर 20 मिनट में हुआ था, कल गुजर गई, आज कोशिश करनी है इस टारगेट को। हो सकता है आज 10 मिनट में आ जाओ आप वही सवाल करने में, हो सकता है कल तक आप 8 पे आ जाओ, 7 पे आ जाओ, 1-2 मिनट ऊपर लगते रहें, 4 मिनट 5 मिनट बड़े सवालों में ऊपर लगते रहें। आपको मैंने एक होमवर्क में सवाल दिया नोट बनाने का, 18 नंबर का सवाल था, मिसाल के तौर पे उसके लिए जो है वो 30 मिनट रिक्वायर्ड थे, 30 मिनट में करना था, आपने 40 में किया, 45 में, कोई गल नहीं, लगे रहो,
वो 45 वाला 40 पे आ जाए, 40 वाला 38 पे आ जाए, 30 पे तो नहीं आए शायद, पर करीब तो आ जाए। फिर कहीं से टाइम बच भी जाता है किसी सवाल में, किसी सवाल में ज़्यादा भी लग जाता है, तो वो मोर और लेस 90-95% पे आप पहुंच जाते हैं। 100 भी हो जाता है कभी कभी, शादो नादिर। मेरे से तो कभी 100 का पर्चा सॉल्व नहीं होता। मैं बड़े साफ सुथरा पर्चा अच्छा करता था, 92-94 नंबर का अटैम्प्ट होता था मुझसे, थोड़ा सा रह ही जाता था, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग तो अच्छे बच्चे हैं, इतना नालायक थोड़े ही हैं, आप तो पूरे 100 का अटैम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो फिर कितने मिनट मोटिवेशन आई थोड़ी, कितने मिनट? चलें, जैसे आपका दिल। देखें, जमहूरियत है हमारी क्लास में, जमहूरियत का दौर है, जैसे देखें आपने कहा वैसे ही हुआ है, ठीक है ना यार। सलूशन भी मौजूद है। कितने बच्चे सवाल के साथ साथ सलूशन देखते रहते हैं? हराम है, हराम। ये है ना 19 का सलूशन नीचे मौजूद है। अच्छा, आपका नहीं आया? यस। टाइम नहीं बढ़ सकता बेटा, टाइम आपने इसमें कर लेना है। मैं अभी आपको 3 मिनट दूं, आप कर लेंगे सवाल। टोटल 2 लेजर्स हैं, ओपनिंग लिखना है, 2 एडिशन की एंट्री डालनी है, उसको बैलेंसिंग क्लोजिंग लिखना है, ओपनिंग अकोमोडेशन लिखनी है, एक वर्किंग डेफिनेशन की है। 3 मिनट में हो जाना चाहिए, नहीं तो 4 में हो जाएगा यार। इसके लिए ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको। इसमें 6 लेजर हैं और हर एक में एक एडिशन भी है, तो इसके लिए मैं आपको 10 मिनट दे देता हूँ। अब इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। ये 10 मिनट में होना चाहिए। देखो बेटा, मैंने आपको कल भी अर्ज किया, स्केल मेरे पास भी है। ले जी, लेजर बन रहा है, बच्चे लेजर बना रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, लेजर बना रहे हैं, ठीक है। हाँ, सीधा कर रहा हूँ, ये लेजर बन रहा है। ऐसे नहीं काम करना, ठीक है बेटा। आपको कोई मसला नहीं है, ऐसा लेजर मैं तो ज़रूर बनाऊँ, मैंने तो क्लास में आपको तस्वीरें खिंचवानी होती हैं, वीडियो बन रही होती है थोड़ा। आपका तो लेजर ऐसे बनना चाहिए बस। ये भी तो सही है लेजर। नंबर इस पर भी पूरे ही मिलने हैं, इस पर कोई इजाफी नंबर नहीं मिल जाना प्लीज़। ये बड़ा मसला है। पेपर के स्टार्ट के पहले लफ्ज से ही आपने जो स्पीड रखनी है, कोशिश करनी है वही स्पीडो के एंड तक वही मेंटेन रहे। स्पीड काम करना है, ठीक है। इट इज स्पीडो। आपको क्या लगता है ये होमवर्क में नहीं होगा? ये भी होमवर्क में है। 22वां है ना आपके पास? आपको क्या लगता है 23वां होमवर्क में नहीं होगा? 23वां आ गया, 22वां भी आ गया। टाइम बताता हूँ, ये ज़रा अच्छे सवाल हैं, इनमें डिस्पोजल भी आ रहे हैं। ये तो एडिशन है, इसमें 10 नंबर हो गए, ये डिस्पोजल वाला है। अब इसकी आपको स्ट्रेट लाइन है, नॉट मोर देन 15 मिनट्स। नंबर इसके ज़्यादा बनते हैं शायद, लेकिन इस तरह के सवाल पर्चे में नहीं ना आते, ये तो बेस बन रही है। अच्छा, इसके बगैर बड़े सवाल नहीं हो सकते। ये जो काम आप कर रहे हैं, हर एक काम से ही आपके सामने क्या होता है, प्रिपेयर नोट। आपको तो वो नोट बनाना है, नोट के अंदर होता कुछ भी नहीं है, यही होता है सारा कुछ। यही एडजस्टमेंट से एक एडजस्टमेंट, इधर से एडिशन आ गया, डिस्पोजल आ गया, एक्सचेंज आ गया, रीवैल्यूएशन आ गई, लो ये 18 नंबर का सवाल बन गया। अब वो हर एक चीज आपने अलग अलग पढ़ी हुई होती है। सो प्लीज बुनियाद को दुरुस्त रखें। 22वें का भी सोल्यूशन आ गया मेरे पास, 23वें का भी सोल्यूशन आ गया मेरे पास। कोई हर्ज नहीं है ट्राई करने में, क्योंकि मैंने डिस्पोजल का 2 सवाल करवाने हैं आपको, एक नहीं 2। इसको भी आपको अब जब आप 15 मिनट में एक सवाल कर चुके होंगे ना, तो दूसरा सवाल 10 मिनट में आपका हो जाएगा। तो 4 सवाल हैं टोटल होमवर्क में। 24वां, 23वां, 22वां, बस 3 ही ठीक है। वैसे कोशिश मैं यही करूंगा कि 20वां और 21वां दोनों में अभी करवा रहा हूं आपको, ठीक है इंशाल्लाह। ओके, डन? तैयार हैं डिस्पोजल के लिए? कोई पिछला तो नहीं रहता? हाँ, ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही स्वीटनर है, एपिटाइजर है आपका सवाल। आपके होमवर्क शुरू करने से पहले का एपिटाइजर है। 17 भी है, वो आपका वो है, सूप है। नहीं, ये मैंने अभी करवाया ही नहीं यार, ये मैं करवाता हूँ खुद। ये सिर्फ इसलिए रखा हुआ यहाँ पे कि मैं आपको जो एक बात बोली थी ना मैंने, कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट भी एंट्री हो सकती है, अकोमोडेशन क्रेडिट भी हो सकती है, पर बेटर प्रेजेंटेशन है अक्यूमुलेशन क्रेडिट करना। सिर्फ वो बताने के लिए सवाल रखा हुआ है, तो मुझे बताना होगा, मैं सवाल करा दूंगा। ये आपने नहीं करना, मैंने लिखा इसके साथ होगा। फिर सुन लो, 19, 22, 23, 24, 19, 22, 23। उसके बाद फिर हमने ना इंशाल्लाह
यहाँ से रिड्यूसिंग बैलेंस की कहानी कल शुरू करनी है, लेकिन उससे पहले आके मैं देखूंगा, ये सवाल मैं खुद करवाऊंगा पर आप लोगों का चेक करने के बाद। अच्छा सवाल है, टफ सवाल है, टेक्निकल सवाल है, गलतियां आप इंशाल्लाह करके आए होंगे, तो ये तकरीबन आधा लेक्चर इस पे लगेगा, फिर उसके बाद रिड्यूसिंग बैलेंस की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तसल्ली होगी तब। चलो आ जाओ, डिस्पोजल हेडिंग बनाओ जी, डिस्पोजल ऑफ पीपीई यूजिंग अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। अरे यार इतना आसान काम है ये, मैं आपको क्या बताऊं, इतना आसान काम है कि मैं आपको क्या बताऊं। इससे आसान तो पूरी अकाउंटिंग में कुछ है ही नहीं ना। पहली बात है, पूरी अकाउंटिंग ही बहुत आसान है, FR 1 है ही बहुत आसान। अब आपने पार्ट 2 शुरू करना है, करें।